अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? आप लोग ठीक हैं? मैं हूं उसामा तैयब और आप लोग देख रहे हैं सी एजुटर्स। चलिए चलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनिट नंबर 2.1 डेफिनेशंस ऑफ एश्योरेंस। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे यूनिट 2.2 लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। तो चलिए देखते हैं। द डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं एश्योरेंस के, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एश्योरेंसेस होते हैं और उसी लेवल्स के हिसाब से उनकी रिलायबिलिटी भी होती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स। यानी कि वो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिलायबिलिटी, उसके ऊपर जो हम एश्योरेंस और या ऑडिट ओपिनियन जो अपनी देंगे, उसकी लेवल या उसकी डिग्री जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। नंबर 1 देखते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड इन कैरिंग आउट द एश्योरेंस प्रोसेस। यानी कि कितना काम लगा, कितना टाइम आपने स्पेंड किया, कितने प्रोसेसेस आपने परफॉर्म किए, जो कुछ वगैरह वगैरह आपके प्रोसीजर्स थे वो आपने किस तरह से अप्लाई किए, कैसे किए, डिटेल्ड एक्सेट्रा। और नंबर 2 पे वो कहता है द रिजल्ट ऑफ डेट वर्क। अच्छा, अब आपने एश्योरेंस का प्रोसीजर अच्छा अब आपने एश्योरेंस के प्रोसीजर और ऑडिट परफॉर्म तो कर दिया, लेकिन अब उसका आउटकम क्या है? आउटकम उसकी ये है कि जो उसकी ऑडिट ओपिनियन है वो उसका आउटकम है, वो रिजल्ट है। उसे कह रहा है कि द रिजल्ट ऑफ डेट वर्क। हमने ऑडिट की डेफिनेशन में पढ़ा था, इट एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू एनेबल एन ऑडिटर टू कन्वे एन ओपिनियन। ये ओपिनियन जो है ये होगा उसका रिजल्ट ऑफ डेट वर्क। आगे चलते हैं। द रिजल्टिंग एश्योरेंस फॉल्स इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज। यानी कि जो भी उस काम का ऑडिट प्रोसीजर जो हमने परफॉर्म किया, उनका जो रिजल्ट आएगा वो दो कैटेगरीज में होगा। अच्छा, अब उसने डिफाइन कर दिया कि दो ही कैटेगरीज हैं। हमारे सिलेबस में कैफ लेवल पे उसने दो ही कैटेगरीज बताई हैं। एक क्या उसने बताई है? नंबर 1 रीजनेबल एश्योरेंस, नंबर 2 लिमिटेड एश्योरेंस। बारी बारी देखते हैं इन दोनों पे। लास्ट वीडियो में जब हमने देखा था तो उसने कहा था कि ऑडिट भी हो सकता है, रिव्यू भी हो सकता है। ये दो ब्रॉड मेन कैटेगरीज थी उसकी। लेकिन यहाँ पे उसने ये बता, हमने पढ़े थे कि कई लेवल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया कि फॉल इनटू वन ऑफ टू कैटेगरी। यानी कि इन दो में से कोई एक लाजमी ही होगा और इन दो के अलावा कोई भी नहीं हो सकता फिलहाल। देख चलते हैं हम रीजनेबल एश्योरेंस पे। रीजनेबल एश्योरेंस, अच्छा नाम से पता चल रहा है कि रीजनेबल एक हाई लेवल की होगी, सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक का होगा इसका, एक लाइक कंफर्टेबल लेवल होगा इस एश्योरेंस का। देखते हैं क्या कह रहा है। A high but not absolute level of assurance provided by the practitioner's conclusion expressed in a positive form। अच्छा, स्टार्टिंग उसने किस तरह से की है? A high but not absolute। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बार बार ये कह चुका हूँ कि ऑडिटर कभी भी ठप्पा नहीं लगाएगा, सर्टिफाई नहीं करेगा, गारंटी कभी भी नहीं देगा। नहीं भाई नहीं, नेवर एवर हैपेंस। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता है, लाइक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देता है, लेकिन एब्सोल्यूट कभी नहीं देता। 100% गारंटी कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट आती हैं, जो हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उन इनहेरेंट लिमिटेशंस में आ जाती है कि आपकी कॉस्ट ऑडिट की बहुत हाई होती है, आप सैंपल पे काम कर रहे होते हैं, आपके क्लाइंट के सिस्टम इतनी, आपके अपने सिस्टम इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ह्यूमन फ्रॉड और एरर को नहीं पकड़ सकते इतनी डिटेल्ड एस्पेक्ट्स में। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी की हजारों लाखों ट्रांजेक्शन होंगी जिनका आप ऑडिट कर रहे होंगे, और ये पॉसिबल नहीं है ये किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो इतनी डिटेल्ड और लेंथी प्रोसीजर्स 100% वेरिफिकेशन दे। जस्ट एज्यूम कर लिए, अगर वो कर भी ले 100% ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूम ऑफ एरर रह जाता है। इसीलिए उसने ये बात कही है, अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस provided by the practitioner's conclusion expressed in a positive form। अच्छा, वो कह रहा है कि जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन।
अच्छा, प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन क्या है? प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन वो ऑडिट ओपिनियन है, वो ऑडिटर के ख्यालात हैं जो वो अपनी ओपिनियन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कन्वे करना चाहता है, एक्सप्रेस्ड इन अ पॉजिटिव फॉर्म। अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म से हमें लग रहा है कि अच्छे अल्फाज, प्लेजेंट वर्ड्स, यानी कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ वर्ड्स यूज करेगा। अभी हम एग्जांपल भी पढ़ते हैं, फिर हमें ज्यादा डिटेल से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, यानी कि हमारे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में, उन स्टैंडर्ड्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस से मैच करते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स ऑफ द कंपनी है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। यानी कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले रहा है कि हाँ, मेरी ओपिनियन में ट्रू एंड फेयर व्यू हैं। यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मेजर इंसिडेंट या मेजर फ्रॉड या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट या इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर अपनी होल्ड करेगा। अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म के जो ये वर्ड्स होंगे ना, इन आवर ओपिनियन, ये आपको स्टैंडर्ड बताएगा। ये स्टैंडर्ड और लॉ एंड रेगुलेशन के जो वर्ड्स हैं ये वही ऑडिटर ने यूज करने हैं, खुद से नहीं यूज करने। यानी पॉजिटिव फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कोई भी अच्छे आपको वर्ड्स लगे तो चलिए उठा के फेंक दिए, नहीं। आपको चाहिए, ऑडिटर को चाहिए कि वो स्टैंडर्ड के वर्ड यूज करे, जो स्टैंडर्ड की वर्डिंग है इंटरनेट ISA की, वो उसके मुताबिक अपनी ओपिनियन को ड्राफ्ट करे। आगे देखते हैं। आगे वो कह रहे हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। उसने बात यहाँ पे क्लियर कर दी कि ऑडिट जब भी होगा उसका काम ही रीजनेबल एश्योरेंस देना है, इसके अलावा उसका और कोई काम ही नहीं है। The objective of a statutory audit is to provide reasonable assurance. आप जब भी statutory audit परफॉर्म करेंगे तो हमेशा उसका एंड रिजल्ट आपका रीजनेबल एश्योरेंस में ही फॉल करेगा। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी डिपेंड ऑन टू थिंग्स, यानी लेवल ऑफ एश्योरेंस उन रिलायबिलिटी के बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क, रिजल्ट ऑफ डेट वर्क। अब ये रिजल्ट ऑफ डेट वर्क आ रहा है कि रिजल्ट ऑफ ऑडिट जब भी होगा वो रीजनेबल एश्योरेंस यानी हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस ही होगी हमेशा। आगे चलते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। अब नाम से ही जाहिर है कि ये एक लो लेवल की एश्योरेंस होगी, अनसेटिस्फैक्टरी लेवल की एश्योरेंस नहीं होगी, क्योंकि लिमिटेड का वर्ड आ गया। देखते हैं डिटेल से क्या कह रहा है। A moderate level of assurance provided by the practitioner's conclusion expressed in a negative form. ऊपर था a high level of assurance, यहाँ पे moderate level of assurance, यानी जो आपकी ऑडिट है वो एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है। अब ये क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये रिव्यू है। इसकी एग्जांपल एक रिव्यू की है कि लिमिटेड एश्योरेंस, हाँ, एक लो लेवल की एश्योरेंस है, मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस है, जो कि प्रैक्टिशनर्स के कंक्लूजन यानी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म। ऊपर था पॉजिटिव फॉर्म, यहाँ पे है नेगेटिव फॉर्म। अच्छा, अब देखते हैं कि नेगेटिव फॉर्म में से क्या है, एग्जांपल पढ़ के। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that the accompanying financial statements do not give a true and fair view. अच्छा, ऊपर उसने सीधा पेट वर्ड्स यूज किए थे कि in our opinion the accounts give a true and fair view। अब यहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारी को लो करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? वो कह रहा है कि हमारे नतीजे के मुताबिक, हमारी ओपिनियन के मुताबिक, ये जो रिव्यू हमने परफॉर्म किया उसके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ हमारे पास नहीं आई या हमारे जहन में या ऑब्जर्वेशन में नहीं आई कि जो हमें ये बताए या हमें ये सजेस्ट करे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे। अच्छा, अब इन वर्डिंग की डिफ्रेंसिएशन का मैं जो पसे मंजर बैकग्राउंड है वो ये बता दूं कि इससे ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम कर देता है, लाइबिलिटी उसकी कम हो जाती है। कैसे? यहाँ पे वो कहेगा भाई मैंने तो देखो रिव्यू की अपनी दी थी कि मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, हाँ अगर बाद में कोई आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता।
वहां पे देखा इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, यानी कि मैंने अपनी तसल्ली करने के बाद सारा कुछ किया है। यहाँ पर भी तसल्ली ऑडिटर की कंप्लीट नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन that causes us to believe that the accompanying financial statements do not give a true and fair view। अब देखें ना, ऑडिटर ने यहाँ पे जान छुड़ाने का एक किस्म का काम किया है। अच्छा, ये जान क्यों छुड़ाई है? क्योंकि लिमिटेड एश्योरेंस है। लिमिटेड एश्योरेंस क्यों है? क्यों हो सकता है कि टाइम थोड़ा हो सकता है जो क्लाइंट आपकी कंपनी है वही आपको इजाजत ना दे या स्कोप लिमिटेशन लगा दे, या हम ये आगे जाके पढ़ेंगे, या आप एग्रीमेंट जो है वही रिव्यू का हुआ लिमिटेड एश्योरेंस का। तो फिर आपसे सतही तौर पे ऊपर ऊपर से मोटी मोटी सिर्फ चीजें देख लेते हैं कि अच्छा ये ठीक है तो बस ठीक है, इन डेप्थ डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, अब हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑडिट का पढ़ा था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। अब पढ़ते हैं रिव्यू का। The objective of a review engagement is often to provide limited assurance। यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलवेज रिव्यू एंगेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लिमिटेड एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, यानी एक लो लेवल की एश्योरेंस है ना वो प्रोवाइड करनी है रिव्यू में, और ऑडिट में एक हाई लेवल की एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। ऑडिट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लायबिलिटीज और प्रोसीजर्स और टाइम वर्क और इस तरह की चीजें भी ज्यादा होती हैं, जबकि रिव्यू में ये चीजें कम होती हैं, यानी ऑपोजिट होता है रिव्यू में ऑडिट का। आगे हम देखते हैं अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। अच्छा, वो डिफरेंसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिट एंड अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू। तो हम बारी बारी दोनों के देखते हैं कि क्या प्रॉज एंड कॉन्स है। An audit provides a high but not absolute level of assurance that the audited information is free from any material misstatement। जैसे हम अभी ऊपर डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं रीजनेबल एश्योरेंस की, वही बात यहाँ पे कर रहा है कि ऑडिट जो है वो हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, जो ये कहता है, एक्सप्लेन करता है कि जो इंफॉर्मेशन ऑडिट की गई है वो उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वो फ्री है। यानी कि ऑडिटर अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डाल रहा होता है, लाइबिलिटी ले रहा होता है कि हाँ मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ कि ये मैंने ऑडिट किया है, मैंने वर्क परफॉर्म किया, और उसका रिजल्ट ये है कि ये इंफॉर्मेशन फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट या एरर से। अच्छा, अब ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे एरर हो, फ्रॉड हो, कोई एक्सेट्रा कोई भी चीज़ हो सकती है। ये दिस इज ऑफन रेफर टू एज रीजनेबल एश्योरेंस, यानी कि इसे रीजनेबल एश्योरेंस भी कहा जाता है, यानी यही कहा जाता है कि रीजनेबल एश्योरेंस ही है। तो इससे अंदाजा हुआ कि ऑडिट एक रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है तकरीबन। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। यहाँ पे भी उसने यही बात की है। द रीजन why auditor is not expected to provide absolute assurance is that there are inherent limitations of an audit। अभी जो मैं पहले डिस्क्राइब कर रहा था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दी जा सकती, उसकी रीजन ये है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की, जो हम इस चैप्टर के एंड पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, which result in most of the audit evidence on which the auditor draws conclusions and bases the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। कि ऑडिटर जो है अपनी ऑडिट जो परफॉर्म करता है प्रोसीजर्स, उनकी बेसिस के ऊपर वो कंक्लूजन ड्राफ्ट करता है, ऑडिट ओपिनियन देता है, अपने कंक्लूजन का इजहार करता है। अच्छा, इसका नतीजा क्या होता है? वो ये कहता है कि विच रिजल्ट्स इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, यानी कि मेजॉरिटी जो आपका ऑडिट एविडेंस की है, ऑन विच द ऑडिटर ड्रॉज कंक्लूजन, यानी वो ऑडिट एविडेंस जिसको हासिल करने के बाद ऑडिटर अपनी ओपिनियन या अपनी कंक्लूजन ड्राफ्ट करता है या बेस करता है, एंड बेसिस ऑडिटर्स ओपिनियन, यानी कि आपने अपना ऑडिट ओपिनियन जो उसके ऊपर बेस कर किया, बीइंग परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। आगे फिर उसने कहा है द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट आर डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर, यानी कि बाद में इस चैप्टर में हम इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ेंगे ऑडिट की कि वो क्या है। अभी बस ये बता दिया कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दी जा सकती। वो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस है, बस। इसके बाद खामोश हो गई किताब। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वो कहता है
कि द ऑडिटर्स ओपिनियन बीइंग परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। अच्छा, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ये होता है कि अगर आपको कोई एक एविडेंस मिला है तो आप उससे रख लेते हैं साइड पे और बाकी एविडेंसेस को तलाश करना शुरू कर देते हैं। जितने एविडेंसेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और एक दूसरे को कोलैबोरेट या सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कोलैबोरेशन का मतलब ये यानी कि अगर एक एविडेंस एक चीज़ को वेरीफाई ट्रू कर रहा है और दूसरा एविडेंस भी उसे ये बात को ट्रूली वेरीफाई कर रहा है, तो ये हम कहते हैं कोलैबोरेशन होगी दो चीज़ों की, यानी आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कोलैबोरेशन हो जाए या दो एविडेंसेस या दो से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो तो ये हम कहते हैं कि परसुएसिव है। अच्छा, परसुएसिव में ये होता है कि ऑडिटर की ओपिनियन चेंज हो सकती है एविडेंसेस की बेसिस पे। अगर एविडेंस चेंज हो गया, अगर एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट करना शुरू हो गया, एक दूसरे से डिफरेंट आ गए, वो कोलैबोरेट नहीं कर रहे, तो हो सकता है कि ऑडिटर की ओपिनियन चेंज हो जाए। रादर देन कंक्लूसिव, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस ये होता है कि एक या एक से ज्यादा कोई ऐसे एविडेंसेस ऑडिटर को मिल गए कि जिसकी बेसिस पे उसने अपना माइंडसेट ये बना लिया कि भाई अब और कोई भी ऑडिट एविडेंस आ गया, चाहे वो इसे सपोर्ट करे, चाहे वो इसे रिजेक्ट करे या कोलैबोरेट करे या ना करे, मुझे से कोई सरोकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑडिट एविडेंस इतना ठोस यानी कि सॉलिड और मेजर होगा, यानी हाईली सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होगा कि ऑडिटर उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कहा है कि ऑडिटर्स ओपिनियन बीइंग परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, यानी कि ऑडिटर की ओपिनियन चेंज होती रहेगी ऑडिट एविडेंसेस की बेसिस पे, वो फिक्स उसकी ऑडिट ओपिनियन नहीं होगी। हम अगले चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स और मॉडिफिकेशन या ऑफ रिपोर्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट और इस तरह की चीज़ें, जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर कोई मेजर एविडेंस या इस तरह की कोई चीज़ ऑडिटर के सामने आ जाए तो उसका अपनी ऑडिट ओपिनियन चेंज कर लेता है, फिक्स नहीं रहने देता। आगे चलते हैं हम, और ये था हमारा अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिट। आगे चलते हैं अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू। अ रिव्यू इज अ वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, रिव्यू जो है एक वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन है। इसका मुराद ये यानी कि ऑडिटर खुद कभी नहीं कहेगा मैं रिव्यू करूंगा, ऑडिटर की हमेशा कोशिश होगी मैं ऑडिट करूं। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ऑडिट में एक्सपर्ट होता है, उसे डीपली एनालाइज करना होता है चीज़ों को, उसने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू देने, अपने ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है। तो वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिट भी वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन रिव्यू के लिए यहाँ पर उसने स्पेशल वर्ड यूज किए जो कि ऑडिट के लिए नहीं किए, वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन। यानी कि अगर ऑडिटर चाहे तो रिव्यू कर ले, ना चाहे तो ना रिव्यू करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ऑडिटर ऑडिट लाजमी करेगा। In contrast to reasonable level of assurance provided by an audit, a review into an aspect of financial statements would provide only a moderate level of assurance that the information under review is free from material misstatements. जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऑडिट हाई लेवल की एश्योरेंस देता है और रिव्यू एक मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस देता है, और ऑडिट की में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की हाई होती है, जबकि रिव्यू में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हाई नहीं होती। यहाँ पे बस यही बात कर रहा है कि रिव्यू जो है वो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस है, कि जिसमें ये कहा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिव्यू की वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। आगे चलते हैं। द रिजल्टिंग ओपिनियन इज यूजुअली, ऑल्दो नॉट ऑलवेज, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस। यानी जो हमने ऊपर पढ़ा था नेगेटिव फॉर्म, यहाँ पे उसने नेगेटिव एश्योरेंस कर दिया, तकरीबन इनका मतलब मिलता जुलता सेम ही है। वैसे कहते हैं रिजल्टिंग ओपिनियन इज यूजुअली, यानी आम तौर पर होगी, ऑल्दो नॉट ऑलवेज, यानी हमेशा नहीं होगी, कभी कभार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस, यानी वही वर्डिंग यूज करेगा। इन आवर ओपिनियन नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन व्हिच कॉजेज अस टू बिलीव दैट द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इस तरह की चीजें, ये नेगेटिव एश्योरेंस है। आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं नेगेटिव एश्योरेंस क्या है। नेगेटिव एश्योरेंस इज एन ओपिनियन दैट नथिंग इज ऑब्वियसली रॉन्ग, इन अदर वर्ड्स नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन
to suggest that the information is misstated. यानी कि हमारे नज़दीक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई है जिससे हमें ये लगे कि ये इंफॉर्मेशन मटीरियली मिसस्टेटेड है। आगे चलते हैं। A review does not provide the same amount of assurance as an audit. ये हमने भी पढ़ा कि ऑडिट की रीजनेबल एश्योरेंस है, हाई लेवल है, रिव्यू मॉडरेट लेवल, लिमिटेड एश्योरेंस है, लो लेवल की एश्योरेंस है। An external audit provides positive assurance that in the opinion of auditors the financial statements do present fairly the financial position and performance of the company. यानी वही जुमला बार बार रिपीट किया जा रहा है कि पॉजिटिव फॉर्म क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करता है और ऑडिट होता है, और वो पॉजिटिव एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। पॉजिटिव एश्योरेंस यानी पॉजिटिव फॉर्म की वर्डिंग क्या है कि इन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू प्रेजेंट फेयरली द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। यानी वही सारे ऑडिटर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ऑडिटर अपनी पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ भाई मैंने अपनी तसल्ली काफी ज्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक की है। उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। The higher level of assurance provided by an audit will enhance the credibility provided by the assurance process, but the audit work is likely to be more time consuming than the review and so more costly than a review. अच्छा, वो कह रहा है कि ऑडिट जब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस करता है तो उस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस का रिजल्ट क्या होता है, अफेक्ट क्या पड़ता है उसका अफेक्ट ये होता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि क्रेडिबिलिटी हाई होने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। हम ये भी डिटेल में जाके पढ़ेंगे, बेनिफिट्स ऑफ एन ऑडिट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। वही जो इनहेरेंट लिमिटेशंस की मैंने बात की उसके साथ एडवांटेजेस भी हैं ऑडिट के। अच्छा, लेकिन ऑडिट के हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बढ़ा दे तो देगा, ऑडिट क्रेडिबिलिटी भी इनहांस कर देगा, लेकिन इससे होगा क्या? एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्यों टाइम कंज्यूमिंग होगा? क्योंकि इसमें डिटेल्ड प्रोसीजर्स ऑडिटर अप्लाई करेगा, इसमें बहुत ज़्यादा वो डेप्थ में जाएगा, हर चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेगा। वो ऑल दो कर तो नहीं सकता, लेकिन उसकी कोशिश होगी मैं मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को एनालाइज करूँ। अच्छा, जो ये सारे काम करेगा, टाइम ज़्यादा देगा, एक्सपर्टीज ज़्यादा है, अपनी स्किल्स ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, तो फिर वो डिमांड करेगा कि मुझे पेमेंट भी उतनी की जाए, जिसकी वजह से ऑडिट की कॉस्ट भी हाई हो जाती है। रिव्यू में चूंकि वो इतने डेप्थ में नहीं जाता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लिहाजा वो इतना कॉस्टली भी नहीं होता। नेगेटिव एश्योरेंस इज नेसेसरी इन सिचुएशंस वेयर द अकाउंटेंट या ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोवाइड पॉजिटिव एश्योरेंस। अच्छा, वो बुक साथ ही बता रही है कि हम नेगेटिव एश्योरेंस कब देंगे। हम नेगेटिव एश्योरेंस तब देंगे उन सिचुएशन में जहां पे ऑडिटर या अकाउंटेंट इज अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस टू प्रोवाइड पॉजिटिव एश्योरेंस। यानी कि उसे इतना एविडेंस मिला ही नहीं कि वो अपनी कहे कि मैंने तसल्ली हो गई है, सेटिस्फैक्ट्री लेवल का ऑडिट किया या सेटिस्फैक्ट्री लेवल का एविडेंस मुझे मिला जिसकी बेसिस पे मैं अपनी ओपिनियन ड्राफ्ट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अब अगर आप जाते हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी में, फॉर एग्जांपल मेजर बैंक्स हैं HBL, UBL, मिजान बैंक, इस तरह के, आप वो किसी पर्सन के अकाउंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उसे एनालाइज कर रहे हैं, आपको इतना एविडेंस मिला ही नहीं है, बैंक वालों ने उसके चेक्स ही नहीं दिए, प्रेजेंट ही नहीं, कि सॉफ्टवेयर में नहीं आ रहा, सिस्टम में नहीं शो कर रहा, तो आप कहेंगे भाई मुझे एविडेंस ही नहीं दिया गया, तो मैं अपनी बेसिस किस चीज़ के, अपने ओपिनियन किस बेसिस के ऊपर फॉर्म करूँ। अच्छा, वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, हम ICAP के एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। For example, the management of a client entity may ask the audit firm to carry out a review of cash flow forecast. FER 1 के लेवल पे आपने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। IAS 7 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 7, ये होती है कैश फ्लो फोरकास्ट, यानी जो कैश है आपका वो कितना आया और गया। अच्छा, फोरकास्ट का मतलब यह है यानी कि एक्सपेक्टेड आपका कैश कितना इन और आउट होगा आगे फ्यूचर में। आगे वो भी एक्सप्लेन कर रहा है कि a forecast relates to the future and is based on many assumptions and an auditor therefore cannot provide positive assurance that the forecast is accurate. अब जाहिर सी बात है, जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो आपके पास कभी भी कोई एविडेंस इस तरह का नहीं होता कि आप कहें 100% ऐसे ही होगा
तो उनमें कई सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, कई सारी अजम्पशंस आपको लेनी पड़ती हैं कि अगर इस तरह हुआ तो इस तरह होगा, इफ देन लॉजिक आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जिससे रिजल्ट ये होता है कि ऑडिटर कभी भी गारंटी तो वैसे भी नहीं करता, वो रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं प्रोवाइड कर सकता फिर, और वो अपनी अजम्पशंस भी नहीं यूज़ करेगा। वो अजम्पशंस जो क्लाइंट की एंटिटी यूज़ करती है उन्हीं की बेसिस पे वो कैश फ्लो फोरकास्ट की एक्यूरेसी चेक करेगा, और एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क हो सकता है ऑडिटर के लिए। देखते हैं आगे। However, he may be able to provide negative assurance that there is nothing he is aware of to suggest that the forecast contains material errors. अब देखें, यहाँ पे ऑडिटर अपनी लायबिलिटी कम कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे नज़दीक, मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिससे मैं अवेयर हूँ कि जो मुझे ये सजेस्ट करे कि ये मटीरियल स्टेटमेंट इनके अंदर है या कोई एरर है। अब इस तरह के सिचुएशन में ऑडिटर जो है वो आपको नेगेटिव अश्योरेंस देकर, लिमिटेड अश्योरेंस देकर, नेगेटिव फॉर्म में नेगेटिव अश्योरेंस में एक्सप्रेस करेगा। यानी कि फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया जो जिससे मुझे ये लगे कि ये मटीरियल मिसस्टेटेड है। अगर कोई आ गया तो मेरी ओपिनियन चेंज हो जाएगी, वही परसुएसिव और कंक्लूसिव वाला। तो ये था दोस्तों हमारे यूनिट 2.2 लेवल्स ऑफ एश्योरेंस। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको पूरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।